ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तर प्रदेश के बहराइच से। वहां भेड़िए ने एक और बच्चे को अपना शिकार बना लिया। बताया गया कि 8 साल के उस बच्चे पर भेड़िए ने सरेआम हमला बोला और फिर उसे घसीटते हुए खेतों में ले गया। हमला उस वक्त हुआ जब वो बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। पास के खेत में घात लगाए भेड़िए ने अचानक हमला कर उसे दबोच लिया और वहां से लेकर भागने लगा। हालांकि बच्चे के भाई ने इस घटना को देख लिया। बताया गया कि उसने भेड़िए पर डंडे से वार कर अपने भाई को छुड़ा लिया, लेकिन भेड़िए के दांत लगने से 8 साल का वो मासूम बुरी तरह घायल हो गया। उसके सिर पर गहरी चोट आई। बाद में लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। और इस वाकये से कुछ घंटे पहले ही बहराइच में भेड़िए के हमले में एक बच्ची की जान चली गई। इसके बाद तो वहां लोगों का डर के मारे बुरा हाल हो गया, क्योंकि बताया गया कि वो भेड़िया 2 साल की उस बच्ची को दिन दहाड़े अपने जबड़े में दबोच कर उठा ले गया। हमला तब हुआ जब उस मासूम की मां अपने घर के बाहर मौजूद नल से पानी भर रही थी। वो बच्ची अपनी मां के साथ नल के नजदीक ही खड़ी थी। इसी दौरान गन्ने के खेत से आया खूंखार भेड़िया उस पर झपट पड़ा। इससे पहले कि बच्ची की मां कुछ कर पाती, वो भेड़िया उसे लेकर दोबारा खेत में चला गया। ऐसा होते ही उस मासूम की मां ने शोर मचाना शुरू कर दिया। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के कई लोग दौड़ पड़े। वो डंडे लेकर उस खेत में घुस गए जिसमें भेड़िया बच्ची को लेकर गया। थोड़ी ही देर की तलाश में लोगों ने भेड़िए को ढूंढ निकाला। उन्होंने डंडे से हमला किया तो भेड़िए ने बच्ची को छोड़ दिया और भाग गया, लेकिन लोगों के पहुंचने से पहले ही वो बच्ची का बायां हाथ नोच चुका था। गर्दन पर भी उसने दांत गड़ा दिए थे। बच्ची खून से लथपथ हो गई, लेकिन सांसें उसकी चल रही थी। लोग उसे लेकर अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका। इस घटना के बाद दहशत फैल गई। लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं उन पर भी हमला ना हो जाए, क्योंकि बहराइच में भेड़िए ही नहीं बल्कि तेंदुए समेत कई जंगली जानवर बीते 15 दिन से लोगों का जीना मुहाल कर चुके हैं। इन 15 दिनों में करीब 1.5 दर्जन हमले हो चुके हैं। उन हमलों में 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। 10 महिलाओं समेत कई लोग घायल हो चुके हैं। जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए वहां वन विभाग की 32 टीमों ने डेरा डाल दिया। जमीन के साथ साथ आसमान से ड्रोन के जरिए भी निगरानी बढ़ाई गई, लेकिन इतने दिन बाद भी वन विभाग के हाथ खाली रहे। और इसी बीच भेड़िए ने सोनी नाम की 2 साल की बच्ची को अपना शिकार बना लिया। वो उसे दबोचकर खेत में ले गया, लेकिन लोगों ने उसे भगा दिया। भेड़िए के हमले में बुरी तरह घायल हुई बच्ची को लेकर लोग दौड़ पड़े। गाड़ी लेकर आजा जल्दी। हाय दादा, हाय एम्बुलेंस पहुंचा। गांधीगंज भी सांस चल रही थी। बिटिया के सांस चल रहा था अभी। हाय बापा, हाय बापू, हाय दादा। ये सब अगली बगली रहो, सब अगली बगली रहो। लोगों को डर सता रहा था कि कहीं वो भेड़िया दोबारा हमला न कर दे। वो दौड़ते हुए खेत से बाहर आए और बच्ची को लेकर फौरन अस्पताल के लिए रवाना हो गए। रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना बहराइच की कैसरगंज तहसील के मंझारा तौकली गांव की रही। वहां भेड़िया उस मासूम का बायां हाथ खा गया। गर्दन पर भी गहरे जख्म नजर आए। उसे मोटरसाइकिल पर किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्ची की जान जा चुकी थी। इस मामले से 2 दिन पहले भी कैसरगंज तहसील में जंगली जानवर के हमले में 3 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। लेकिन इस दहशत के बीच कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी तेंदुए की फर्जी तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दी। उन्होंने भी तेंदुए को देखने का दावा किया, लेकिन ऐसी हरकत करने वाले एक लड़के को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया, क्योंकि आरोप लगा कि उसने तेंदुए के देखे जाने का झूठा दावा कर डर और दहशत को बढ़ाने का काम किया। इस घटना के बाद प्रशासन ने तेंदुए के वायरल हुए वीडियो की भी जांच शुरू कर दी, ताकि पता लगाया जा सके कि वो असली है या फर्जी है। हालांकि लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी एक तेंदुआ जंगल से निकलकर आबादी वाले इलाके में पहुंच गया। उसे सड़क पर टहलता देख लोगों के पसीने छूट गए। यानी बहराइच में भेड़िए का तो लखनऊ और सीतापुर में तेंदुए का खौफ पसर गया। लेकिन इस सब के बीच लखनऊ में तेंदुए की अफवाह फैलाने के आरोप में एक लड़के को पकड़ लिया गया। आरोप लगा कि उसने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तेंदुए की फर्जी तस्वीर बनाई और उसे अपने इलाके की बताकर शेयर कर दिया। बता रहा है कि हम सिर्फ मजाक में बनाए हैं, हम मजाक में बनाए। बताइए, पूरा रात से हम सब लोगों को पूरे दहशत बनाकर ये मजाक कर रहे हैं। अब इनको हम लोग पकड़ के इनको लेकर जा रहे हैं थाने। लड़के के बताया उसने AI से बनी तस्वीर को अपने दोस्तों के साथ साझा किया था। हालांकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि इसकी वजह से वो झमेले में पड़ जाएगा। मैं अपने ग्रुप में हंसी मजाक में 4 लोगों के साथ डाल दिया।
अब वो रुचि खंड में रियल में आया हुआ है। आपको पता है कि वो 4 लोग के बीच में रही फोटो, वो आगे नहीं बढ़ी। मेरे जानने वाले मुझे पता, वो किसी को फालतू बता देंगे। वन विभाग की टीम ने उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। लखनऊ की ही तरह उसके पड़ोसी जिले सीतापुर में भी तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस गया। वो एक बागीचे की दीवार से कूदने के बाद काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा। हालांकि गनीमत ये रही कि उसने किसी के ऊपर हमला नहीं किया। उस तेंदुए की वजह से सीतापुर के महमूदाबाद इलाके में खलबली मच गई। महमूदाबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर लखनऊ में भी वन विभाग ने तेंदुए की तलाश तेज कर दी, जबकि इससे पहले सीतापुर से लगने वाले बहराइच जिले में भेड़ियों के हमलों ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी थी। उधर यूपी के मथुरा में बीजेपी के जिलाध्यक्ष के घर फायरिंग से सनसनी मच गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बीजेपी के जिलाध्यक्ष निर्भय पांडे के घर पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक कोसी कलां की नरसी विलेज कॉलोनी में निर्भय पांडे के घर पर एक गाड़ी से आए 4 से 5 बदमाशों ने गोलीबारी की और फरार हो गए। निर्भय पांडे की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के नागल थाना क्षेत्र में पुलिस ने गोहत्या की कोशिश करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उसे जानकारी मिली कि वो गोहत्या के इरादे से जंगल में गए थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि इन लोगों पर अन्य भी गोकशी के मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 25 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। 25 नवंबर को ही ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ध्वजारोहण समारोह के बाद मंदिर परिसर में एक भव्य ऑडिटोरियम के निर्माण की शुरुआत होगी। उस ऑडिटोरियम को मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। अक्टूबर के अंत तक श्रद्धालुओं को यथासंभव सभी स्थानों पर अनुशासन के साथ जाने की अनुमति दे दी जाए। इधर दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि छात्राओं से छेड़खानी के आरोप में फरार चल रहे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का पूरा खेल एक ईमेल की वजह से खुला। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक वायुसेना के एक अधिकारी ने सबसे पहले शारदा पीठ को एक ईमेल लिखकर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के बारे में अलर्ट किया था। इसके अलावा यह दावा भी किया गया कि शारदा पीठ के इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट की पढ़ाई करके निकली एक छात्रा ने भी स्वामी चैतन्यानंद पर छेड़खानी के आरोप लगाते हुए शारदा पीठ को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का सारा खेल खुलता चला गया। यह मामला तब सामने आया जब एक दिन पहले श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान नाम के संस्थान के संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी पर कई छात्राओं से छेड़खानी का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक उनके खिलाफ उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली 30 से ज्यादा छात्राओं ने अपने बयान दर्ज करवाए। छात्राओं ने आरोप लगाया कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उन्हें अपने कमरे में बुलाते थे और उनके साथ छेड़खानी करते थे। कई छात्राओं के परिवार वालों ने तो यौन शोषण की आशंका भी जताई। छात्राओं के मुताबिक चैतन्यानंद सरस्वती उन्हें फोन पर मैसेज करके बुलाते थे। इसमें उस इंस्टीट्यूट के हॉस्टल के कर्मचारियों के शामिल होने का दावा भी किया गया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि हॉस्टल के कर्मचारी बाद में जबरन उनके फोन से आरोपी के मैसेज डिलीट करवा देते थे। इस मामले में जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में मौजूद उस इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में लड़कियों के हॉस्टल में और यहां तक कि वॉशरूम के पास भी जो कैमरे लगे थे, उनकी रिकॉर्डिंग सीधा चैतन्यानंद सरस्वती के मोबाइल में देखी जा सकती थी। छात्राओं ने आरोप लगाया कि चैतन्यानंद सरस्वती इन्हीं से उन पर नजर रखते थे। छात्राओं के मुताबिक इसके बाद उन्हें कमरे में बुलाकर उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती थी और उन्हें धमकाया भी जाता था। इस मामले के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी। और दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि चैतन्यानंद सरस्वती का यह खेल एक ईमेल से खुला। सूत्रों के मुताबिक 1 अगस्त को वायुसेना के एक अधिकारी ने शारदा पीठ को चैतन्यानंद के खिलाफ एक शिकायती ईमेल की, जिसमें छात्राओं से छेड़खानी किए जाने के आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा उसी इंस्टीट्यूट से पढ़कर निकली एक छात्रा ने भी चिट्ठी लिखकर चैतन्यानंद सरस्वती पर इसी तरह के आरोप लगाए थे। बताया गया कि वहां मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाली ज्यादातर छात्राएं कमजोर वर्ग की हैं और उन्हें स्कॉलरशिप के तहत वहां एडमिशन मिला था। उनमें कई लोगों के परिवार के लोग सेना से जुड़े बताए गए। अनुमान लगाया गया कि उन्हीं में किसी एक ने शारदा पीठ को चैतन्यानंद सरस्वती के बारे में अलर्ट किया था। इसके बाद तो स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का खेल खुलता ही चला गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक वहां पढ़ने वाली करीब 30 से ज्यादा छात्राओं ने चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ बयान दर्ज करवाए और कई छात्राओं के परिवार वालों ने तो यौन शोषण की भी आशंका जताई। उनके मुताबिक चैतन्यानंद सरस्वती इन्हीं कैमरों की मदद से उन पर नजर रखते थे।
और छात्राओं ने आरोप लगाया कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती और उनके इशारों पर काम करने वाले इंस्टीट्यूट के कई कर्मचारी उन्हें डराते धमकाते थे। उन्हें परीक्षा में फेल करने की धमकी दी जाती थी। छात्राओं ने दावा किया कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती जिस कमरे में उन्हें बुलाते थे वहां उनकी कई बड़े बड़े और मशहूर लोगों के साथ की कई तस्वीरें लगी हुई थी। उन तस्वीरों के जरिए वो अपनी पहुंच और रुतबा दिखाते थे ताकि कोई उनके खिलाफ जाने की हिम्मत न जुटा पाए। इसके अलावा चैतन्यानंद सरस्वती ने कई किताबें भी लिखी थीं जिनमें उन्होंने अपनी कई विदेश यात्राओं का जिक्र किया। इन किताबों में कई मशहूर लोगों के साथ उनकी तस्वीरें भी छापी गईं। दावा किया गया कि चैतन्यानंद सरस्वती ऐसी करीब 25 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। हालांकि छेड़खानी के आरोप लगने के बाद वो फरार हो गए। इस बीच दिल्ली पुलिस की टीम ने इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग और हॉस्टल में तलाशी ली। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के साथ बाकी जानकारियां भी जुटाई गई। इसके लिए दिल्ली पुलिस की टीम वसंत कुंज इलाके में मौजूद इंस्टीट्यूट पहुंची। वसंत कुंज इलाके में रहने वाले कई लोगों ने तो ये आरोप भी लगाया कि चैतन्यानंद सरस्वती वहां बेहद रहस्यमयी ढंग से रहा करते थे। उन्होंने दावा किया कि उस बिल्डिंग में कई तहखाने भी बने हुए हैं, जिसके बाद चैतन्यानंद सरस्वती पर शक और गहरा गया और इसी वजह से दिल्ली पुलिस की टीम ने वहां बेहद बारीकी से तलाशी अभियान चलाया। उस इंस्टीट्यूट के आसपास रहने वाले कई लोगों ने दावा किया कि चैतन्यानंद सरस्वती बेहद रहस्यमयी ढंग से उस बिल्डिंग में इंस्टीट्यूट चलाया करते थे। कभी मिलना होता था तो अंदर से कोई बंदा आता था, फिर बाबा के पास पहुंचाता था। तो इसके अंदर बेसमेंट भी है, कई तहखाने, जब मुलाकात होती थी उसको। दावा किया गया कि चैतन्यानंद सरस्वती को महंगी गाड़ियों का शौक भी था। दिल्ली पुलिस ने उस इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग के बेसमेंट से एक और महंगी गाड़ी जब्त की। पुलिस ने एक BMW कार वहां से अपने कब्जे में ली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक छात्राओं ने आरोप लगाया कि चैतन्यानंद सरस्वती इसी गाड़ी की पूजा करवाने के लिए ही कई छात्राओं को अपने साथ दिल्ली से ऋषिकेश लेकर गए थे। इसके बाद चैतन्यानंद सरस्वती से जुड़े कई लोगों को रडार पर ले लिया गया। बाबा का कोई ऐसा शिष्य इस पूरे कांड में शामिल था, क्योंकि बाबा अकेले नहीं कर सकता और इसीलिए संस्थान के अंदर ही संस्थान की तरफ से कई लोगों की लिस्ट भी यहाँ पर बनाई गई है, ये सूत्र बता रहे हैं। छात्राओं ने आरोप लगाया कि चैतन्यानंद इंस्टीट्यूट के जिस कमरे में उन्हें बुलाया करते थे वहां कई मशहूर लोगों के साथ उनकी तस्वीरें लगी हुई थी। छात्राओं के मुताबिक वो बगैर कुछ कहे ये हिदायत देने की कोशिश करते थे कि वो बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, इसलिए कोई उनके खिलाफ जाने की कोशिश न करे। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने छात्राओं से छेड़खानी के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश भी तेज कर दी। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि चैतन्यानंद सरस्वती पुलिस से बचने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से उनकी लोकेशन नहीं पता चल पा रही। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक चैतन्यानंद सरस्वती की लोकेशन आखिरी बार आगरा से मिली थी। इसी वजह से आगरा पुलिस ने भी तलाशी अभियान चलाया। आगरा पुलिस ने शहर में कई ऐसी जगहों पर छापा मारा जहां चैतन्यानंद सरस्वती के छिपे होने की आशंका जताई गई। इस मामले में दिल्ली पुलिस से मदद भी ली गई। दिल्ली पुलिस ने आशंका जताई कि चैतन्यानंद सरस्वती अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हुए विदेश भागने की फिराक में हो सकते हैं। इसी वजह से उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया। मतलब दिल्ली पुलिस ने आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश में दिन रात एक कर दिए। दिल्ली पुलिस ने आशंका जताई कि हो सकता है कि पकड़े जाने से बचने के लिए चैतन्यानंद सरस्वती ने अपना भेष बदल लिया हो। इसके अलावा यह दावा भी किया गया कि चैतन्यानंद सरस्वती जानबूझकर मोबाइल और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग कम से कम कर रहे हैं ताकि कोई उनकी लोकेशन न पकड़ पाए। मोबाइल फोन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस को ट्रेस करने में काफी दिक्कत आ रही है। उसके अलावा बाबा भेष बदल सकता है, ऐसा दिल्ली पुलिस को अनुमान है। क्योंकि इस बीच आगरा में भी चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश तेज कर दी गई, क्योंकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक चैतन्यानंद सरस्वती की आखिरी लोकेशन उत्तर प्रदेश के आगरा से मिली थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने वहां के अलग अलग हिस्सों में तलाशी अभियान चलाया। बाबा की आखिरी लोकेशन आगरा की निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद से अब आगरा पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर बाबा आगरा में कहां पर रुका था, किसके संपर्क में था। दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि इससे पहले चैतन्यानंद सरस्वती ने मुंबई की यात्रा भी की थी। इसी वजह से यह आशंका भी जताई गई कि वो विदेश जाने की फिराक में भी हो सकते हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया ताकि वो देश छोड़कर बाहर न जा सकें। उधर पंजाब में पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई तेज कर दी गई। पंजाब में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया। राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि बीते कुछ दिनों में पंजाब के अलग अलग जिलों में पराली जलाने के करीब 75 मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। आरोपियों पर 1,80,000 रुपयों का जुर्माना भी लगाया गया। महाराष्ट्र के सोलापुर में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर ली।
सोलापुर में भारी बारिश और ओले गिरने से कई लोगों को नुकसान हुआ। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को मदद का भरोसा दिया। 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट से बरी होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को 17 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रमोशन मिला। प्रमोशन मिलने के बाद वो कर्नल बन गए। 31 जुलाई को मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों को मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी कर दिया था। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक कैब ड्राइवर को पुलिस ने लड़कियों के साथ गाली गलौज और बदसलूकी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी गाड़ी भी सीज कर ली। गिरफ्तार किए गए कैब ड्राइवर का नाम ब्रिजेश बताया गया। ब्रिजेश पर कुछ लड़कियों ने आरोप लगाया कि उसने मामूली बात पर गालियां दी और फिर जबरदस्ती उन्हें कैब से उतार दिया था। इस घटना को लेकर तशु गुप्ता नाम की लड़की ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। उस पोस्ट में उसने बताया कि रास्ते में यू टर्न को लेकर कैब ड्राइवर ब्रिजेश से उनकी बहस हुई थी। आरोप लगाया गया कि कहासुनी के दौरान अचानक वो भड़क गया और उसने उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। लड़कियों ने यह भी आरोप लगाया कि कैब ड्राइवर ने जबरदस्ती उन्हें कार से नीचे उतार दिया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ब्रिजेश का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लड़कियों को नीचे उतारने के बाद उसने कार की डिक्की से एक डंडा निकाल लिया और फिर उसने लड़कियों पर हमला करने की कोशिश की। और तो और उसने वीडियो बना रही एक लड़की के हाथ से मोबाइल फोन भी छीनने की कोशिश की। बाद में उन लड़कियों ने कैब ड्राइवर की बदतमीजी का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने कैब ड्राइवर ब्रिजेश को गिरफ्तार कर लिया। घटना 23 सितंबर को हुई थी। तशु गुप्ता ने बताया कि उसने अपनी कुछ दोस्तों के साथ नोएडा के बोटानिकल गार्डन से सेक्टर 128 के लिए कैब बुक की थी। लेकिन रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से उसने कैब ड्राइवर ब्रिजेश से यू टर्न लेकर अंडरपास के रास्ते चलने के लिए कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। इसी बात को लेकर लड़कियों की उससे बहस हो गई और लड़कियों ने आरोप लगाया कि बहस के दौरान अचानक कैब ड्राइवर ब्रिजेश ने उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। वो उनके साथ बदतमीजी पर उतर आया। विरोध करने पर वो और भड़क गया। अचानक उसने गाड़ी रोक दी और फिर जबरदस्ती सभी को नीचे उतार दिया। तुझे बता दिए बुला पुलिस चल। इसके बाद कैब ड्राइवर ब्रिजेश ने उन लड़कियों से पैसे मांगे, लेकिन उसकी बदतमीजी की वजह से लड़कियों ने पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद ब्रिजेश आग बबूला हो गया। उसने कार की डिक्की से एक डंडा निकाला और फिर लड़कियों पर हमला करने की कोशिश करने में जुट गया। देखकर ऐसा लगा जैसे वो डंडे से लड़कियों को पीटना शुरू कर देगा। और तो और वो वीडियो बना रही लड़की का मोबाइल फोन छीनने के लिए उस पर झपट पड़ा। कंप्लेन कर ऊबर पे वीडियो बना इसकी। पुलिस को फोन कर, जरा पुलिस को फोन कर। गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड है ना हमारे पास। घटना 23 सितंबर को नोएडा के सेक्टर 37 इलाके में हुई थी। तशु गुप्ता नाम की लड़की के मुताबिक उसने अपनी कुछ दोस्तों के साथ ऑफिस जाने के लिए कैब बुक की थी। उन सभी को नोएडा के बोटानिकल गार्डन से सेक्टर 128 जाना था, लेकिन रास्ते में यू टर्न को लेकर कैब ड्राइवर ब्रिजेश से उनकी बहस हो गई। लड़कियों ने आरोप लगाया कि बहस के दौरान कैब ड्राइवर ने उनसे बदतमीजी की। बाद में लड़कियों ने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर गुजरात के गांधीनगर में सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद पोस्ट को लेकर दो समुदायों के बीच बवाल हो गया। पुलिस के मुताबिक विवादास्पद पोस्ट से भड़के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गरबा पंडाल पर हमला कर दिया। पोस्ट करने वाले व्यक्ति की दुकान में तोड़फोड़ की गई और उसे आग के हवाले कर दिया गया। बवाल गांधीनगर के देहगाम इलाके के बहियाल गांव में हुआ। पुलिस ने बताया 23 सितंबर को मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद लिखकर स्टेटस लगाया। इसके बाद उसके जवाब में हिंदू समुदाय के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर आई लव महादेव लिखकर पोस्ट डाल दी। पुलिस के मुताबिक पोस्ट डालने वाले व्यक्ति ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आई लव महादेव का स्टेटस लगाने की अपील की। महादेव के गांधीनगर के एसपी के मुताबिक इसी बात को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। मुस्लिम समुदाय के 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले हिंदू समुदाय के व्यक्ति की दुकान को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों ने न सिर्फ उस व्यक्ति की दुकान को नुकसान पहुंचाया, बल्कि आसपास की कई दुकानों में लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। हिंदू समुदाय लोगों ने आरोप लगाया कि बवाल के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक गरबा पंडाल पर भी हमला किया। वहां पथराव करने का आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक बवाल के दौरान दोनों तरफ से पथराव किया गया। उपद्रव की खबर मिलते ही पुलिस को जो टीम पहुंची उसे भी निशाना बनाया गया। पथराव के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस वालों पर भी हमला किया और भैयाल गांव में उस जगह खड़ी कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। उपद्रवियों ने पुलिस वालों की गाड़ी को भी नहीं छोड़ा। बवाल कर रही भीड़ ने रात के वक्त भैयाल गांव में मानो कोहराम मचा दिया। हंगामा होते ही वहां चीख पुकार मच गई।
अफरा तफरी में लोग इधर उधर भागते दिखे। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शुरू हुआ झगड़ा भयानक हिंसा में बदल गया। हिंदू समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने चुन चुन कर उनकी दुकानों को निशाना बनाया। पथराव के बाद कई दुकानों में आग चंपी और तोड़फोड़ भी की गई। आप देख सकते हो तस्वीरों में एक बहियल गांव की तस्वीरें हैं, जहां पे कई लोग ने दुकानों में भारी नुकसान किया है और तोड़फोड़ की है। हालात पर काबू पाने के लिए जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो उपद्रवियों ने पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया। पुलिस पार्टी है ना, वो हमारे बचाव में आई और उनके ऊपर भी डाल पत्थर। गांधीनगर के एसपी ने बताया कि उपद्रवियों के हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस को हालात संभालने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। बाद में पुलिस ने केस दर्ज कर 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 51 लोग जो टोले में थे, जो पत्थरबाजी में इन्वॉल्व थे, उनको गिरफ्तार किया अभी तक, और नाम है पुलिस के पास 31 लोग का, उनका गिरफ्तारी करना चालू है। बवाल के बाद बहियाल गांव में जगह जगह जली हुई गाड़ियां और पत्थर के टुकड़े बिखरे मिले। तनाव को देखते हुए पुलिस ने भारी फोर्स तैनात कर दी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए एक टीम को लगा दिया। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली में एक डॉक्टर पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी प्रेमिका को नशे का इंजेक्शन देकर हाईवे के किनारे फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन वहां 1 हफ्ते तक चले इलाज के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त वो अस्पताल में भर्ती थी, उन्होंने पुलिस को बयान दिया था। उनके बयान के मुताबिक वो एक निजी अस्पताल में काम करती थी और श्रीपाल कश्यप नाम के वो डॉक्टर उस अस्पताल के मालिक थे। कुछ वक्त में ही दोनों की दोस्ती हो गई और वो साथ रहने लग गए। इस दौरान वो महिला गर्भवती हो गई। आरोप लगा कि श्रीपाल ने उनका अबॉर्शन करवा दिया। इसके बाद जब उन्होंने शादी का दबाव बनाया तो श्रीपाल ने इस बात को टालना शुरू कर दिया। दावा किया गया कि श्रीपाल पहले से शादीशुदा थे और उनकी पत्नी को अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया था। आरोप लगा कि इसी बात से परेशान होकर श्रीपाल ने अपनी प्रेमिका को मारने का प्लान बना लिया। 1 हफ्ते पहले अचानक श्रीपाल की प्रेमिका के पेट में दर्द हुआ। आरोप लगा कि दर्द का इंजेक्शन देने के बहाने श्रीपाल ने उन्हें नशे का इंजेक्शन लगा दिया और फिर उनकी हत्या करने की कोशिश की। आरोप लगा कि श्रीपाल ने उनके ऊपर एसिड फेंक दिया था और फिर उन्हें मरा हुआ समझकर हाईवे के किनारे फेंककर फरार हो गए। लेकिन पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को वो महिला हाईवे के किनारे पड़ी हुई मिली। इसके बाद पुलिस ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहां करीब 1 हफ्ते तक उनका इलाज चला, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इसके बाद पुलिस ने उनके बयान के आधार पर आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर इसकी निशानदेही पर पीड़िता के कपड़े, घटना में प्रयुक्त लोहे का पाना, एसिड की एक भरी हुई बोतल बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक अस्पताल में इलाज के दौरान उनका बयान रिकॉर्ड किया गया था। उस बयान के मुताबिक श्रीपाल कश्यप नाम के डॉक्टर ने पहले उन्हें नशे का इंजेक्शन दिया और फिर लोहे का पाना और एसिड फेंककर उन्हें मारने की कोशिश की। इसके बाद श्रीपाल को लगा कि वो मर गईं, तो वो उन्हें दिल्ली लखनऊ हाईवे के किनारे फेंककर चले गए। पुलिस के मुताबिक वो महिला श्रीपाल के ही अस्पताल में नर्स थी। कुछ वक्त में ही उनकी दोस्ती हो गई और वो साथ रहने लग गए। इसके बाद उन्होंने श्रीपाल पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोप लगा कि इसी बात से परेशान होकर श्रीपाल ने उनकी हत्या करने की कोशिश की। उधर यूपी के महोबा में भीषण सड़क हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के महोबा में 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर के बाद भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की आग से झुलसने से मौत हो गई। जानकारी मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कारोबारी से वसूली करने के आरोप में 7 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। आरोप लगा कि उन पुलिसकर्मियों ने उनके 24,000 रुपए लूट लिए और फिर उनसे 2 लाख रुपए भी मांगे। इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल इन सभी को लाइन हाजिर किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने डाक मतपत्रों की गिनती को लेकर बड़ा फैसला लिया। नए बदलाव के तहत अब डाक मतपत्रों की गिनती पूरी तरह से खत्म होने के बाद ही ईवीएम और वीवीपैट की गिनती शुरू होगी। अब तक ईवीएम की गिनती डाक मतपत्रों की गिनती से पहले भी संभव थी। सुबह 8 बजे से डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी, जबकि ईवीएम की गिनती 8:30 बजे से शुरू होगी। आर्यन खान ड्रग्स केस के जांच अधिकारी समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में शाहरुख खान और उनकी प्रोडक्शन कंपनी पर 2 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अपनी वेब सीरीज के जरिए उनकी इमेज खराब की। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब मेरठ की जिला जेल में बंद नेताओं से मिलने पहुंचे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के काफिले को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। इससे नाराज होकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस वालों से उलझ गए। चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने पुलिस से बैरिकेडिंग हटाने की अपील की।
लेकिन लाख कोशिश के बाद भी पुलिस ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया। बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर ने भी पुलिस से समर्थकों के साथ आगे जाने की इजाजत मांगी, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उन्हें सिर्फ 4 लोगों के साथ जेल के अंदर जाने की इजाजत दी। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुताबिक 21 सितंबर को दादरी में गुर्जर स्वाभिमान महापंचायत में हुए बवाल के दौरान पुलिस ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार किए गए सभी लोग मेरठ की जिला जेल में बंद हैं और उन्हीं लोगों से मिलने के लिए सांसद चंद्रशेखर जेल पहुंचे। उनके काफिले में कई गाड़ियां शामिल थी। बड़ी संख्या में उनके समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता भी साथ आए। सांसद चंद्रशेखर के साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने का पता चलने के बाद मेरठ पुलिस ने जेल की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग लगा दी। वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए ताकि किसी भी स्थिति से वक्त रहते निपटा जा सके। और जैसे ही आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का काफिला वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे रोक दिया। पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद समेत सिर्फ 5 लोगों को आगे जाने की इजाजत दी। इसी बात पर उनकी पार्टी के समर्थक पुलिस अधिकारियों से भिड़ गए। वो लोग सड़क पर लगी बैरिकेडिंग हटाने में जुट गए, लेकिन पुलिस के जवानों ने उन्हें किसी तरह रोके रखा। देखकर ऐसा लगा जैसे उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाएगी। खुद सांसद चंद्रशेखर भी पुलिस वालों से बैरिकेडिंग हटाने के लिए कहते रहे। कुछ देर तक सड़क पर अफरा तफरी मची रही। पुलिस के रोकने के बावजूद सांसद के काफिले में शामिल गाड़ियां आगे बढ़ने की कोशिश करती रहीं। हंगामा बढ़ने के बाद वहां पुलिस के कुछ और अधिकारी पहुंच गए। उन्होंने सांसद को समझाने की कोशिश की। बैरिकेडिंग लगा के आप लोगों को इब्तिदा कर रहे हो। मेरठ की जिला जेल के बाहर काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में सांसद चंद्रशेखर और उनके साथ 4 लोगों को जेल के अंदर जाने दिया गया। जेल में चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी समेत उन सभी लोगों से मुलाकात की जिन्हें 21 सितंबर को गुर्जर स्वाभिमान महापंचायत में हुए बवाल के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सांसद ने पुलिस और प्रशासन से गिरफ्तार किए गए लोगों को छोड़ने की अपील की और उन्हें नहीं छोड़ने पर पूरे राज्य में आंदोलन करने की चेतावनी दी। उधर देश के अलग अलग शहरों में आवारा जानवरों के हमलों की खबरों के बीच गुजरात के साबरकांठा से भी डरा देने वाला मामला सामने आया। वहां हिम्मतनगर इलाके में एक आवारा गाय ने साइकिल चला रहे एक बच्चे पर अचानक हमला कर दिया। उस बच्चे ने बचने के लिए साइकिल लेकर वहां से भागने की कोशिश की। वो तेजी से साइकिल चलाते हुए वहां से निकला, लेकिन गाय ने उसे दौड़ाते हुए पीछे से टक्कर मार दी। गाय की टक्कर से वो बच्चा साइकिल के साथ सड़क पर गिर गया। इसके बाद गाय ने उसे पैरों तले रौंदना शुरू कर दिया। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के घरों से कई लोग बाहर निकल आए। सड़क से गुजरने वाले लोग भी उस बच्चे को बचाने में जुट गए, लेकिन गाय के गुस्से को देखकर लोगों की हिम्मत भी जवाब दे गई। हालांकि एक आदमी ने डंडे की मदद से गाय को भगाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी उस गाय ने बच्चे पर हमला करना नहीं छोड़ा। उस बच्चे ने वहां से भागने की कोशिश की, जिसके बाद वो गाय भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। बच्चे पर आवारा गाय के इस हमले को देखकर आसपास के लोग खौफ से भर गए। बाद में किसी तरह बच्चे ने सड़क किनारे मौजूद मकान में घुसकर अपनी जान बचाई, लेकिन जिस तरह से गाय ने बच्चे पर हमला किया उसे देखकर लोग बुरी तरह सहम गए। उस बच्चे को गाय अपने पैरों तले रौंदती नजर आई। इस दौरान कुछ लोगों ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी उस गाय ने बच्चे पर हमला करना नहीं छोड़ा। वो अपने सींग से सड़क के किनारे जमीन पर गिरे उस बच्चे को मारने में जुटी रही। देखकर ऐसा लगा जैसे वो गाय उस बच्चे की जान ही ले लेगी। तभी बच्चे को बचाने के लिए कई लोग लाठियां लेकर वहां पहुंच गए। उन लोगों ने लाठियों की मदद से गाय को भगाया और फिर मौका पाकर वो बच्चा पास के घर में घुस गया, लेकिन इसके बाद भी वो गाय बच्चे को मारने के लिए सड़क पर मंडराती रही। साबरकांठा के हिम्मतनगर इलाके में हुई इस घटना से सनसनी मच गई। लोगों के मुताबिक गाय ने हमला तब किया जब वो बच्चा सड़क पर साइकिल चला रहा था। उसी दौरान आवारा घूमने वाली गाय ने बच्चे की साइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वो बच्चा जमीन पर गिर गया। इसके बाद वो गाय उस पर टूट पड़ी। बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास रहने वाले लोग घरों से बाहर आ गए। कुछ महिलाएं बच्चे को बचाने के लिए उस पर प्लास्टिक के डिब्बे फेंकने लगी। एक आदमी डंडे की मदद से उसे भगाने में जुट गया। थोड़ी देर बाद किसी तरह लोगों ने मिलकर बच्चे को बचा लिया, लेकिन गाय के हमले में वो बच्चा घायल हो गया। इधर बिहार के नालंदा में चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज की एक छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़के छात्रों ने बवाल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुंगेर जिले की रहने वाली सोनम कुमारी नाम की छात्रा ने अपने हॉस्टल की 3री मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद छात्रों में आक्रोश फैल गया और हालात बेकाबू हो गए। बवाल कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि सोनम के छत से कूदने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाने की बजाय कॉलेज प्रशासन के लोग भाग गए।
इसकी जानकारी मिलते ही चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आग बबूला हो गए। उन्होंने कॉलेज में तांडव मचा दिया। कॉलेज परिसर में जमकर तोड़फोड़ की गई। कॉलेज कैंपस में खड़ी 4 कारों और स्कूटर और बाइक में आग लगा दी। इतना ही नहीं, गुस्साए छात्रों का एक गुट तो कॉलेज कैंपस के पास प्रिंसिपल के आवास के पास भी पहुंच गया। आरोप लगाया गया कि वहां भी छात्रों ने तोड़फोड़ की। बवाल की खबर मिलने पर पुलिस की टीम चंडी कॉलेज पहुंची। पुलिस वालों ने उपद्रव कर रहे छात्रों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन बवाल कर रहे छात्रों ने पुलिस वालों की एक नहीं सुनी। नतीजा यह हुआ कि पुलिस को और ज्यादा फोर्स बुलानी पड़ी। नालंदा के एसडीएम और एसपी भी देर रात चंडी कॉलेज के कैंपस में पहुंचे। अफसरों ने छात्रों से बातचीत की। नालंदा के डीएम ने सोनम की खुदकुशी के मामले की जांच कराने का भरोसा दिया और शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस की घेरेबंदी कर दी। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस ने छात्रों को हॉस्टल खाली करने का आदेश दे दिया। पुलिस वाले कॉलेज कैंपस और हॉस्टल कैंपस में घूमकर सभी छात्रों को हॉस्टल खाली करने का आदेश देते हुए सुनाई दिए। इस दौरान कॉलेज परिसर में जगह जगह छात्रों के बवाल और उपद्रव के निशान दिखे, क्योंकि कहीं जली हुई गाड़ियां दिखी तो कहीं राख हो चुकी कॉलेज की लैब नजर आई। छात्रा की खुदकुशी के बाद आग बबूला छात्रों ने चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज में तांडव मचा दिया। तोड़फोड़ के बाद गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर कई गाड़ियां हैं जिसे आग के हवाले कर दिया है। यहाँ तक कि जो कॉलेज परिसर में जो है लैब है उसे जो है पूरी तरह से जलाकर जो है खाक कर दिया है। बवाल कर रहे छात्रों के सिर पर मानो खून सवार था। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ गुस्सा निकालते हुए उन्होंने करीब 8 घंटे तक हंगामा किया। पुलिस वालों ने हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खदेड़ दिया। इस दौरान एक छात्र को कुछ पुलिस वाले पीटते दिखे। गुस्साए छात्रों ने दावा किया कि कॉलेज प्रशासन ने सोनम को बचाने में मदद नहीं की। कॉलेज प्रबंधक कुछ नहीं किया। जैसी मृत्यु की बात सुना सारे कॉलेज वाले भाग खड़े हुए। गाड़ी भी प्रोवाइड नहीं किया। छात्रों ने हालात संभालने पहुंचे एसडीएम और पुलिस अधिकारियों से भी बहस की। एसडीएम ने छात्रों को इस मामले में कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जांच करवाने का भरोसा दिया। सभी बिंदुओं पर जो है जांच पड़ताल थानाध्यक्ष और सक्षम पदाधिकारी उसको करेंगे। करीब पूरी रात हुए बवाल के बाद सुबह कुछ पुलिस वाले हॉस्टल खाली करने का आदेश सुनाते दिखे। गवर्नमेंट का आदेश हो रहा है, हॉस्टल खाली कर देगा। पुलिस ने सोनम की खुदकुशी के मामले में उनके हॉस्टल में रहने वाली कुछ छात्राओं से पूछताछ भी की। उधर दिल्ली में काला जठेड़ी गैंग के कई बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। बदमाशों के पास पुलिस को 2 पिस्तौल, 2 स्कूटर और गोलियां मिली। पुलिस के मुताबिक तीनों बदमाशों ने जनकपुरी इलाके में रहने वाले एक कारोबारी से लाखों रुपयों की डिमांड की थी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। फिल्म उदयपुर फाइल से चर्चा में आए निर्माता अमित जानी ने उत्तर प्रदेश के संभल का दौरा किया। उन्होंने संभल में 1978 में हुए दंगों के पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान अमित जानी ने उदयपुर फाइल्स की तरह संभल की कहानी पर फिल्म बनाने का ऐलान किया। हमारी फिल्म का नाम होगा रलीब गलीब चालीब। जो नारा श्रीनगर में लगा था, जो नारा बंगाल में लगा था, या तो इस्लाम कबूलो वरना मारे जाओगे। कारोबारी संजय कपूर की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में उनकी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की। उन्होंने संजय कपूर की संपत्तियों से जुड़ी कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं करने की मांग की। हालांकि प्रिया कपूर की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। संजय कपूर की पूर्व पत्नी एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों ने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर कोर्ट में याचिका दी थी। इधर बिहार के दरभंगा में एक व्यापारी की हत्या पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सड़क जाम कर दी, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस के मुताबिक वो व्यापारी रात के वक्त अपनी गहनों की दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। इस दौरान कुछ बदमाशों ने उन्हें लूट लिया और फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उनके परिवार में मातम पसर गया। वहीं इस घटना के बाद उनके परिवार समेत कई व्यापारी भी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने राहुल कुमार नाम के व्यापारी के परिवार वालों के लिए मुआवजे की मांग की। साथ ही उस इलाके में रहने वाले दूसरे व्यापारियों को सुरक्षा देने की भी मांग की गई। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और गुस्साए लोगों को शांत करवाया, लेकिन वो लोग काफी देर तक बीच सड़क पर बैठकर हंगामा करते रहे। वो लोग अपनी 3 मांगों को लेकर अड़े रहे। उन्होंने मांग की कि राहुल के परिवार को मुआवजा दिया जाए
और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। दूसरी मांग थी कि जल्द आरोपियों को पकड़कर उन्हें सजा दी जाए और तीसरी मांग रही कि उस इलाके में जितने भी व्यापारी रहते हैं उन्हें पुलिस सुरक्षा दे। जानकारी के मुताबिक राहुल कुमार की गहनों की दुकान है और वो इस घटना के वक्त अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। सामान, पैसा, कैश उनके पास में था। उसको लेकर के अपराधियों ने इन पर धावा बोला, उसका इन्होंने विरोध किया और इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। राहुल कुमार की हत्या किए जाने के बाद भड़के लोगों ने सड़क जाम कर दी। हालांकि पुलिस ने वहां पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद उन लोगों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। उधर बिहार के भागलपुर में मौजूद तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में एक कार्यकर्ता से मारपीट के बाद बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर तोड़फोड़ मचा दी। इसकी वजह से वहां बवाल खड़ा हो गया। गुस्से से तमतमाए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों और अधिकारियों को बाहर निकालकर यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान एबीवीपी के लोगों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। ये पूरा बवाल इसलिए हुआ क्योंकि एक रोज पहले यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के कार्यकर्ता की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी के छात्र संगठन से जुड़े लोगों ने उनके कार्यकर्ता के साथ मारपीट की। इसके बाद मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। आरोप लगाया गया कि इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी वजह से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस के खिलाफ फूट पड़ा और फिर बड़ी संख्या में हाथों में लाठियां लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी में घुस गए। उन लोगों ने यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन में तोड़फोड़ शुरू कर दी। प्लास्टिक की कुर्सियां, कंप्यूटर और प्रिंटर समेत हर एक चीज तोड़ दी गई। अलमारियों को गिरा दिया गया। बिजली के बल्ब और पंखों को भी नुकसान पहुंचाया गया। सिर्फ प्रशासनिक भवन ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के दूसरे विभाग में भी तोड़फोड़ की गई। डर के मारे यूनिवर्सिटी के कर्मचारी और अधिकारी वहां से भाग निकले और जो नहीं निकले उन लोगों को एबीवीपी के कार्यकर्ता लाठियों के दम पर बाहर निकालते नजर आए। सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को निकालने के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां हंगामा होता रहा। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि एक रोज पहले यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के एक कार्यकर्ता की पिटाई कर दी गई थी। आरोप लगाया गया कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी के छात्र संगठन से जुड़े लोगों ने एबीवीपी के कार्यकर्ता से मारपीट की थी। जो हॉस्टल में रहने वाले अवैध आरजेडी के गुंडे ने आके किया है, पुलिस वहाँ पे सामने में मुखदर्शक बनी रही। इस मामले में एबीवीपी के लोगों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की और जब मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन के कार्यकर्ताओं ने तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में बवाल कर दिया। इधर पंजाबी एक्टर दिलजीत दोसांझ ने मलेशिया में एक कॉन्सर्ट के दौरान अपनी फिल्म सरदार जी 3 की रिलीज के वक्त हुए विवाद को लेकर सफाई दी। उन्होंने मंच से पहलगाम आतंकी हमले और क्रिकेट के एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच का जिक्र किया। दिलजीत दोसांझ ने सफाई दी कि उनकी फिल्म की रिलीज के वक्त बेवजह उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया गया था, जबकि उनकी फिल्म की शूटिंग पहलगाम आतंकी हमले से पहले ही हो चुकी थी। दिलजीत दोसांझ ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि उनकी फिल्म को लेकर तो विवाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी खेला गया। दिलजीत दोसांझ की फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर लीड रोल में थी। उनके अलावा कुछ और पाकिस्तानी कलाकारों ने भी काम किया था। फिल्म की शूटिंग इस साल फरवरी में पूरी हुई थी, तब तक कोई विवाद नहीं था, लेकिन 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर पर्यटकों पर आतंकी हमला किया गया था। 26 बेगुनाहों की मौत हो गई थी। इसके बाद पाकिस्तान का विरोध जताते हुए ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने किसी भी पाकिस्तानी कलाकार के भारतीय फिल्मों में काम करने पर रोक लगा दी थी। पाकिस्तान के फिल्मी कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट तक भारत में बैन कर दिए गए थे। इनमें हानिया आमिर भी शामिल रहीं। 22 जून को दिलजीत और हानिया आमिर की फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर बॉयकॉट दिलजीत जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे थे। फिल्म की रिलीज रोकने की मांग उठ गई थी। दिलजीत दोसांझ पर देश विरोधी होने तक के आरोप लगाए गए थे। दिलजीत दोसांझ ने सफाई दी कि जब उनकी फिल्म की शूटिंग हुई थी तब हालात अलग थे। हानिया आमिर की वजह से विवाद बढ़ने का नतीजा यह हुआ कि फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो पाई थी और उस विवाद के करीब 3 महीने बाद दिलजीत दोसांझ ने उस पर सफाई दी। मलेशिया में एक कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने अपने दिल की बात कही। मंच पर सबसे पहले उन्होंने तिरंगे को सलाम किया। आओ मेरे देश का झंडा
always respect. इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद दर्शकों से कुछ बातें कहने की इजाजत ली। दिलजीत दोसांझ ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले पर दुख जताया। और ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। आतंकी हमले पर दुख जताते हुए दिलजीत दोसांझ ने भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के एशिया कप में हुए भारत पाकिस्तान के मैच का जिक्र कर दिया। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਚ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਸੀ, मैच बाद से। मलेशिया में मंच से दिलजीत दोसांझ ने अपने ऊपर देश के खिलाफ होने के आरोपों पर दुख जताया। उन्होंने फिल्म सरदार जी 3 की शूटिंग के वक्त हुए विवाद पर भी अफसोस जताया। उधर पंजाब के कपूरथला में एक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पंजाब के कपूरथला में गद्दे बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। उस फैक्ट्री में हर तरफ से खौफनाक लपटें उठती नजर आईं। जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में फैक्ट्री में मौजूद लाखों का माल जलकर राख हो गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 पर जैम लगा दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार ने धान की खरीद 22 सितंबर से शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन खरीद शुरू नहीं की गई। गुजरात के सूरत में चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में एक महिला का पैर फिसल गया और वो अपने बच्चे के साथ प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गई। हालांकि दिल दहला देने वाले हादसे को देखकर लोगों ने तुरंत उन्हें प्लेटफॉर्म पर खींच लिया और उनकी जान बच गई। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक आदमी के पेट से 28 स्टील के चम्मच निकाले गए। इसके अलावा कई टूथब्रश, पेंसिलें भी मिली। जानकारी के मुताबिक सचिन नाम के व्यक्ति को नशे की लत थी। उनके परिवार वालों ने उनकी लत छुड़वाने के लिए उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दिया था। सचिन के मुताबिक वो इस बात से काफी गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने उस नशा मुक्ति केंद्र में रखे चम्मच और टूथब्रश खाने शुरू कर दिए। कुछ दिन पहले उनके पेट में दर्द होने लग गया। इसके बाद उनके परिवार वाले उन्हें अस्पताल लेकर गए। वहां जब सचिन का एक्सरे करवाया गया तो डॉक्टर भी दंग रह गए, क्योंकि उनके पेट में बहुत सारे स्टील के चम्मच, टूथब्रश और पेंसिलें मिली। डॉक्टरों के मुताबिक उन्होंने ऑपरेशन कर उनके पेट से एक एक कर सारी चीजें निकाली। सचिन के पेट से ऑपरेशन के बाद 28 स्टील की चम्मच, 19 टूथब्रश और 2 पेंसिल बरामद हुई हैं। जानकारी के मुताबिक सचिन को नशे की लत थी। इसकी वजह से उनके परिवार वालों ने उन्हें एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दिया था। सचिन ने बताया कि उनके परिवार वाले उन्हें दवाई दिलवाने के बहाने घर से लेकर गए और फिर नशा मुक्ति केंद्र में जाकर भर्ती करवा दिया। इसकी वजह से उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने चम्मच और टूथब्रश खाने शुरू कर दिए। हमारे गुस्से में आगे से तोड़ के चम्मच और ब्रश खा दिए। कुछ दिन पहले अचानक सचिन के पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां डॉक्टरों ने उनका एक्सरे करवाया। डॉक्टरों ने जब एक्सरे रिपोर्ट देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हालांकि सचिन का ऑपरेशन सफल रहा। इसके बाद उनकी हालत स्थिर बताई गई। उधर महाराष्ट्र के सोलापुर और लातूर में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां आसमान से इतना पानी बरसा कि सड़कें दरिया बन गई। गांव के गांव तालाब में तब्दील हो गए। सोलापुर जिले में भीषण बारिश की चपेट में आने से एक पुल बह गया। इससे करीब आधा दर्जन गांवों का संपर्क टूट गया। इस बीच सोलापुर विजयपुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर पानी भर जाने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। वहां कई दिन की मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। बारिश का पानी सड़कों से होते हुए लोगों के मकानों, दुकानों तक पहुंच गया। इसके अलावा लातूर जिले में भी बारिश से नदियां उफान पर आ गई। वहां लगातार हो रही बारिश के बाद किसानों की फसलें बर्बाद होने से कोहराम मच गया। इस बीच लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई, क्योंकि बारिश के बाद बाढ़ का कहर बरपा। गांव के गांव बाढ़ से बेहाल हो गए। जहां तक नजर गई सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के दर्जनों गांव तबाह हो गए। उन गांवों से गुजरने वाली सड़कें दिखाई देना ही बंद हो गईं। वहां कई फीट पानी भर जाने से लोगों के मकान पानी में डूब गए। इस बीच नाव की मदद से मकानों में फंसे लोगों को निकाला गया। सोलापुर जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गईं। नदियों का पानी उन गांवों तक पहुंच गया और इससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई। सोलापुर के अलावा महाराष्ट्र के लातूर जिले में भी बारिश ने हाहाकार मचा दिया। वहां बाढ़ की वजह से कई इलाकों की सूरत ही बदल गई। खेतों में पानी भर जाने से किसानों के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। ऐसी हालत है शेतकरी के, मर भी सकता नहीं, बच भी नहीं सकता। उनके खेतों में लगी फसलें तहस नहस हो गईं। उनके मकानों में भी पानी घुस गया। ये पहला मौसम ऐसा है कि 4.5 महीना हो गया बारिश लगातार है और अब कुछ तो बचा नहीं। वहां बारिश और बाढ़ की वजह से सड़कों पर कीचड़ हो गया। इस बीच लोग सड़क पर भरे पानी को हटाते नजर आए। इधर सिंधु नदी के पानी को उत्तर भारत के कई राज्यों तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी गई।
केंद्र सरकार ने 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले सिंधु नदी के पानी को उत्तर भारत के कई राज्यों तक पहुंचाने की बड़ी तैयारी शुरू कर दी। दिल्ली में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में परियोजना की समीक्षा की गई। बैठक में ब्यास और सिंधु नदी को जोड़ने के लिए बनाई जाने वाली 14 किलोमीटर लंबी सुरंग पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस सुरंग के निर्माण के लिए डीपीआर का काम भी शुरू हो गया। दिल्ली सरकार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश करवाने की अनुमति मिल गई। इसके तहत 7 से 9 अक्टूबर के बीच क्लाउड सीडिंग का पहला ट्रायल दिल्ली के अलीपुर इलाके में किया जाएगा। ट्रायल के लिए सेना के विमान की मदद ली जाएगी जो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ान भरेगा। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। खबरों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रोफेसर यूनुस को पाकिस्तान आने का न्योता दिया। बिहार की राजधानी पटना में नदी किनारे एक लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका जताई गई कि पहले उस लड़की का रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया गया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी। ओडिशा के बालेश्वर में रेलगाड़ी से अग्नि मिसाइल लॉन्च कर भारत ने रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगा ली। यह परीक्षण बालेश्वर के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग की गई। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल टेस्टिंग पर बधाई दी। इस टेस्ट ने भारत को उन देशों के ग्रुप में शामिल कर दिया जिनके पास रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्च करने वाला कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम है। इस सिस्टम में किसी भी मिसाइल को मजबूत और सुरक्षित कंटेनर में रखा जाता है ताकि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके। रूस, चीन और उत्तर कोरिया भी ऐसे टेस्ट कर चुके हैं और इसके बाद भारत ने भी रेलगाड़ी से मिसाइल लॉन्च करने का सफल परीक्षण कर लिया। बालेश्वर के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में एक रेलगाड़ी से अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्च की गई। इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, यानी अग्नि प्राइम मिसाइल को पहले एक मजबूत और सुरक्षित कंटेनर में रखा गया और फिर इसे लॉन्चिंग के लिए रेलगाड़ी में लगाया गया। इस सफल परीक्षण के लिए रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बधाई दी। इस मिसाइल सिस्टम से लॉन्च की गई अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। इसमें कई आधुनिक फीचर भी हैं। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। ये सफल परीक्षण कर भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिनके पास कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम है। भारत से पहले रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया ने यह टेस्ट किया था। 100 बात की एक बात यह कि भारत ने ट्रेन से मिसाइल लॉन्च कर दी। यह खबर तो आपने सुन ली होगी, लेकिन इसका फायदा क्या है और क्यों है यह इतना खास, यह समझना बहुत जरूरी है। यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, तो उसमें खास बात क्या होगी। लेकिन यह लॉन्च की गई है कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम से। तो ये कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम होता क्या है? कैनिस्टर मतलब कनस्तर। कनस्तर जानते हैं ना आप? तो अंग्रेजी के कैनिस्टर को हिंदी में कनस्तर कहते हैं। तो क्या है कि पहले क्या होता था कि मिसाइल को लॉन्च करने के लिए पहले उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ लगाकर उसमें इंजन लगाकर उसको फायर किया जाता था। कैनिस्टर सिस्टम में क्या होता है कि मिसाइल बिल्कुल फायर करने के लिए रेडी एक डब्बे में पैक की हुई पड़ी रहती है। डब्बा मतलब वो एक मजबूत मेटल ट्यूब होती है, उसमें रेडी टू फायर पड़ी होती है मिसाइल। यानी उसको फायर करने के लिए घंटों की तैयारी नहीं चाहिए होती। पहले वाला जो सिस्टम था उसमें तैयार करना पड़ता मिसाइल को, इसमें ये रेडी पड़ी है कनस्तर में, कैनिस्टर में, मिनटों में फायर की जा सकती है। तो इसका फायदा क्या? 2 बड़े फायदे। पहला, एक तो जब मिसाइल फायर करो दुश्मन उसको पकड़ नहीं सकता क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगता। जो टाइम लगता है फायर करने का, डिसीजन लेने और फायर करने में, वही तो टाइम होता है जब पकड़ में आ सकती है मिसाइल। लेकिन उससे भी बड़ा फायदा यह है कि कैनिस्टर को आप सेफली कहीं भी ले जा सकते हो। ये जो कैनिस्टर में पड़ी है मिसाइल, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो, ट्रक में, जहाज के कंटेनर में या फिर ट्रेन में, जैसा अभी भारत ने किया है। भारत ने इसको टेस्ट कर लिया ट्रेन में। रूस और चीन जैसे गिने चुने देश ही हैं ऐसा जो कर पाए हैं, एक उत्तर कोरिया भी है, और कोई नहीं कर पाया ये ट्रेन से। ये अग्नि प्राइम मिसाइल जो भारत ने ट्रेन से लॉन्च की है, ये मीडियम रेंज की मिसाइल है, मतलब 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में, चीन में भी काफी अंदर तक जा सकती है, 2000 किलोमीटर जा सकती है, इतनी रेंज है।
और साइज इसका आप समझ लीजिए एक बस जितना है, छोटी बस जितना। वो अभी आपने विजुअल भी देखा वो किस तरीके से फायर हुई थी, छोटी बस जितना है। मतलब एक ट्रेन के डिब्बे में छुपा हुआ कैनिस्टर, और कैनिस्टर में रेडी पड़ी हुई मिसाइल, और ट्रेन में बाकी डिब्बे किसी भी मालगाड़ी के हो सकते हैं, उसके बीच में एक डिब्बा हो सकता है कैनिस्टर का। यानी दुश्मन की सैटेलाइट से बचते हुए ट्रेन चले जा रही है, और भारत का रेल की पटरियों का जाल देश के कोने कोने तक है, यानी कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं इस मिसाइल को। भारत की रेल पटरियां 70,000 किलोमीटर की हैं। इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है, दुनिया का चौथा बड़ा रेल नेटवर्क है भारत का। हजारों ट्रेनें चलती रहती हैं सब जगह। अब उन्हीं में कोई एक ट्रेन चल रही है, किसी डिब्बे में मिसाइल हो सकती है। कहां कहां दुश्मन की नजर जाएगी, कहां कहां सैटेलाइट पकड़ेगी, यही सरप्राइज देना है। और कैनिस्टराइज लॉन्चर है, उसके अंदर है, और रेडी टू फायर है। यानी ऐसा भी नहीं है कि जहां से फायर करनी है वहां रुककर इसको लॉन्च करने में टाइम लगेगा, एकदम रेडी रहेगी फायर करने के लिए। तो एक तो यह समझ लीजिए कि मिसाइल लॉन्च करने के लॉन्च पॉइंट आपके पास हजारों हो गए। इतने पॉइंट हो गए लॉन्च करने के देश भर के नक्शे में, क्योंकि रेल नेटवर्क से आप जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सैन्य अड्डा है यहीं से मिसाइल लॉन्च होगी, वो सैन्य अड्डा है वहीं से मिसाइल लॉन्च होगी, क्योंकि सैन्य अड्डों के बारे में तो दुश्मन को जानकारी रहती है। तो युद्ध हो तो सैन्य अड्डे तो टारगेट पे रहेंगे। इसको आप किसी भी कोने से लॉन्च कर दो। दूसरा, अगर एडवांस सैटेलाइट की नजर से भी बचना है तो ट्रेन तो किसी सुरंग में भी जा सकती है। यानी लॉन्च पॉइंट से के पास में कोई सुरंग हो, वहां पे आपने सुरंग दिया, टनल के अंदर तो सैटेलाइट की नजर पहुंचती नहीं। यानी ट्रेन पर मिसाइल होने का सबसे बड़ा फायदा है कि दुश्मन को कभी भी चौंकाया जा सकता है, सरप्राइज दिया जा सकता है। सुरंग के नीचे से निकल आई और लॉन्च करने के आखिरी मिनट तक नहीं पता चल सकता कि मिसाइल कहां से आने वाली। आजकल जो युद्ध हो रहे हैं उसमें आप देख ही रहे हो, ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, रूस यूक्रेन युद्ध भी आप देख रहे हो, ईरान पे हमले हुए उसको भी देखा। एयर डिफेंस सिस्टम और सैटेलाइट से युद्ध लड़ा जा रहा है। तो इसमें यह सबसे अहम हो जाता है कि कहां से हमला हुआ, अगर वही पता ना चले आखिरी वक्त तक, तो वो आपका एडवांटेज है। ये मिसाइल टेस्ट करके भारत ने दिखा दिया कि उसके पास अब यह ताकत आ चुकी है जो दुश्मन के आधुनिक से आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इसके अलावा एक और बड़ी ताकत जो इसमें मिल जाती है वो है कि युद्ध के टाइम दुश्मन का हमला होता है सेना के अड्डों पर, जैसा हमने बात की कि यहां मिसाइलें होंगी, लेकिन इससे भारत के पास यह ताकत आ गई कि सेना के अड्डों से ट्रेन से निकालकर आप अपनी मिसाइलें ले जा सकते हो कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी कोने में, और जाकर किसी सुरंग में खड़ी कर दी ट्रेन दुश्मन के हमलों से दूर। बस रेलवे लाइन होनी चाहिए, और रेल लाइन का तो भारत के पास पूरा जाल बिछा हुआ है। अब आ जाइए इसकी सबसे खास बात पर। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यह तो आपने सुना होगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब यह हुआ कि यह पहले ऊपर जाती है, जाना है इधर, ऊपर जाती है अंतरिक्ष में। मतलब रेल पर पड़ा कैनिस्टर खुलता है और दिवाली के रॉकेट की तरह सीधे जाती है ऊपर, बादलों के पार, जहां प्लेन उड़ते हैं उससे भी ऊपर, और निकल जाती है वायुमंडल के पार 100 किलोमीटर ऊपर। पृथ्वी पर हवा का कंबल लिपटा हुआ है जिसको वायुमंडल कहते हैं, तो ये उसको चीरती हुई पहले 100 किलोमीटर ऊपर जाती है। वहां अंतरिक्ष में स्पीड पकड़ती है, क्योंकि वहां तो हवा नहीं होती, वहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी नहीं होता, ग्रेविटी नहीं होती, तो वहां बैलिस्टिक मिसाइलें स्पीड आसानी से पकड़ लेती हैं। अब जीपीएस सिस्टम लगा होता है मिसाइल में, ये आप जानते हो, यानी उसमें लोकेशन फीड की हुई होती है कि टारगेट कहां है। वहां से स्पीड पकड़कर आती है अंतरिक्ष से, फिर वापस आती है पृथ्वी की तरफ। अब जब वापस गिरती है पृथ्वी पर, तब तो स्पीड हो जाती है ऐसी कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि स्पीड पकड़ ली उसने अंतरिक्ष में और पृथ्वी पर वापस आ रही है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी भी उसको खींच रही है। तो क्या होता है कि बैलिस्टिक मिसाइलों को वापस वायुमंडल में आने के बाद कंट्रोल करना आसान नहीं होता, वो फिर कंट्रोल नहीं होती, वो जहां से आई तो फिर वो सीधा वहीं जाएगी। इसी मामले में भारत की इस मिसाइल में, ये मिसाइल खास है। इस मिसाइल में वो है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास नहीं है। इसके पास है MARV, मार्व। वो क्या होता है? मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल, मार्व। मतलब यह कि इसमें ऐसी तकनीक है जिससे इसको अंतरिक्ष से वापसी के बाद भी मोड़ा जा सकता है टारगेट की तरफ।
तो इससे क्या फायदा होगा? उससे यह होगा कि पहले की जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती थी, जो हजारों किलोमीटर दूर के टारगेट पर तो जाती थी, वो टारगेट के लेकिन 100-200 मीटर इधर उधर हो सकती थी वापसी में। अब आ रही है 100-200 मीटर इधर उधर गिरेगी। मतलब किसी बड़े एरिया को टारगेट करना है तो हजारों किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल बड़े एरिया में तो कहीं भी गिर जाएगी, लेकिन 100 मीटर इधर या 100 मीटर उधर हो सकती है। किसी खास बिल्डिंग का खास हिस्सा टारगेट करना हो तो बैलिस्टिक मिसाइल उतना सटीक नहीं हो सकती थी, मतलब कह नहीं सकते, क्योंकि वो अंतरिक्ष से घूम कर आ रही होती, फिर आने के बाद वो कंट्रोल नहीं हो रही। लेकिन अग्नि प्राइम में वापसी में भी अपना रास्ता एडजस्ट करने के लिए थ्रस्टर लगे हुए हैं, वापसी में भी उसमें थ्रस्टर लगे हुए, वापसी में भी वो अपना रास्ता एडजस्ट कर सकती है। तो वो इधर उधर नहीं हो रही, वो 10-20 मीटर से ज्यादा इधर उधर नहीं होगी, यानी 2000 किलोमीटर दूर से सीधा किसी बिल्डिंग पर गिरना है तो वहीं जाकर गिरेगी, अंतरिक्ष से लौटने के बाद भी। तो ये जो ताकत हासिल कर ली है भारत ने, ये भारत की सेना को दुश्मन की पहुंच से एक तो दूर ले जाती है, जैसा हमने बताया, क्योंकि ट्रेन पर है, मिसाइल होगी कहां पर युद्ध के टाइम में यही पता लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन से इसको कहीं भी सुरंग में या कहीं दूसरी लोकेशन पर पहुंचा दिया जाएगा, और जब ये वार करेगी तो पता ही नहीं चलेगा कि आई कहां से, और वार होगा बिल्कुल सटीक 10 मीटर के इधर उधर, 10-20 मीटर इधर उधर बस। तो कोई अगर दुनिया की महाशक्तियों के हथियारों की कहानियां आपको सुनाए ना, तो आप भी समझ लो अपनी ताकत, अपने हथियार, और उसको समझा देना कि किसी से पीछे नहीं है भारत। 100 बात की एक बात। इधर रक्षा मंत्रालय ने तेजस मार्क 1A की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता कर लिया। रक्षा मंत्रालय ने 97 हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A की खरीद के लिए विमान बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ करार किया। इनमें 68 सिंगल सीट वाले लड़ाकू विमान और 29 डबल सीट वाले ट्रेनर विमान शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक विमानों की डिलीवरी 2027 से शुरू होकर अगले 6 साल में पूरी होगी। सूत्रों ने दावा किया कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हुई हिंसा में नेपाली नागरिक शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक हिंसा के वक्त 20 से ज्यादा नेपाली नागरिक लद्दाख में मौजूद थे, जिनकी तलाश में पुलिस की कई टीमें जुट गईं। लद्दाख में हुई हिंसा के मामले में पुलिस 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। उधर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में हुई हिंसा के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। आरोप लगा कि उनके एनजीओ ने विदेशों से फंड लेने में नियमों की अनदेखी की। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय की तरफ से की गई। इस सबके बीच लेह में हिंसा के बाद वहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर दिए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई। कर्फ्यू लगाए जाने की वजह से रास्तों पर सन्नाटा पसर गया। वहां इक्का दुक्का गाड़ियां ही चलती नजर आईं। लेह और कारगिल समेत लद्दाख के ज्यादातर इलाकों के बाजार बंद रहे। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि एक रोज पहले लेह में प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने समेत कई मांगों को लेकर सैकड़ों लोगों ने मार्च किया था। इन्हीं मांगों को लेकर सोनम वांगचुक 15 दिन से भूख हड़ताल पर थे, लेकिन उनके समर्थन में उतरे प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की तो हालात बेकाबू हो गए थे। हालांकि हिंसा के अगले दिन लेह की सड़कों पर कोई बड़ी हलचल नहीं दिखी। कर्फ्यू लगाए जाने से गिने चुने लोग ही सड़कों पर चलते नजर आए। हर तरफ पुलिस और सीआरपीएफ का सख्त पहरा रहा। जिन जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया था, वहां सन्नाटा दिखाई दिया। हालांकि रास्तों पर पुलिस की वो गाड़ियां जली हुई हालत में दिखी, जिन्हें गुस्साए लोगों ने आग के हवाले कर दिया था। लेह के अलावा लद्दाख के दूसरे इलाकों में भी रास्ते सुनसान नजर आए। कारगिल में तो बंद की घोषणा कर दी गई थी, इसीलिए वहां बाजारों में दुकानों पर ताले लटके दिखाई दिए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन भड़क गया था। लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की थी। इस मामले पर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। उन्होंने हिंसा के पीछे साजिश की आशंका जताई और जांच के बाद आरोपियों पर सख्त एक्शन की बात कही। इसी बीच गृह मंत्रालय ने लेह में भूख हड़ताल करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरोप है कि उनके एनजीओ को विदेशों से जो फंड मिले उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया। इधर पंजाब के अजनाला में बीच सड़क पर ऐसी मारपीट हुई कि उसमें 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। बताया गया कि काफी समय से चल रहे झगड़े को लेकर उन दोनों की कुछ लोगों से बहस हो गई थी। उनकी बहस होती देख सड़क से गुजरने वालों की वहां भीड़ लग गई। इस बीच वहां बात इतनी बढ़ गई कि वो हाथापाई पर उतर आए। इस दौरान एक व्यक्ति गुस्से से आग बबूला हो गया और उन्होंने लोहे की एक रॉड से उन दोनों पर जोरदार हमला कर दिया। इस घटना को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनमें एक व्यक्ति के सिर में चोट लगने से
वो लहूलुहान हो गए। वहां मौजूद लोग उनकी हालत देखकर घबरा गए और आनन फानन में उन दोनों को पास के एक अस्पताल में भर्ती करवाया। इस बीच पुलिस भी वहां पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई, लेकिन सिर में चोट लगने की वजह से उनमें एक व्यक्ति की हालत बिगड़ गई और इलाज के बाद भी उन्हें होश नहीं आया। इस बीच उनके परिजनों ने पुलिस से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान पुलिस ने भरोसा दिया कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनमें एक व्यक्ति ने रॉड से उनके सिर पर जोरदार हमला कर दिया। हमला होते ही वो सड़क पर लुढ़क गए। इसके बाद वो वहां खड़े दूसरे आदमी पर हमला करने दौड़ पड़े। इस दौरान वो शख्स खुद को बचाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन उस व्यक्ति ने उन पर भी रॉड से वार किया और इससे वो जमीन पर बेहोश हो गए। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उनमें एक व्यक्ति के सिर में चोट लगने की वजह से उन्हें काफी देर तक होश ही नहीं आया। इस दौरान उनके परिवार वाले बुरी तरह घबरा गए। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਿਆ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ। उनके परिजनों के मुताबिक उनका कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे ने उन लोगों का विरोध किया, इसलिए उनकी पिटाई की गई। हालांकि जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई और आरोपियों को गिरफ्तार करके कड़ी सजा देने का भरोसा दिया। उधर दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में भीषण भूकंप से लोग दहशत में आ गए। वेनेजुएला में जब अचानक तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोगों में चीख पुकार मच गई। वो खौफ में आकर अपने घरों से बाहर निकल आए। तेज भूकंप के झटकों से मकान गिरने पर लोगों में डर पैदा हो गया। वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। बताया गया कि भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि वेनेजुएला के कई राज्यों के अलावा उसके पड़ोसी देश कोलंबिया तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहां अचानक आए भूकंप से दुकानों में रखा सामान जमीन पर बिखर गया। दिल दहला देने वाले इस भूकंप की तीव्रता 6.2 थी। गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन धरती को कांपता देख लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान एक दुकान की शेल्फ पर रखा सामान भरभराकर नीचे गिरता दिखा। इस खौफनाक मंजर को देख उनकी चीख निकल गई। इस दौरान उस दुकान में मौजूद ग्राहक और कर्मचारी अपनी जान बचाकर भागते दिखाई दिए। भूकंप के तेज झटके से वेनेजुएला का उत्तरी हिस्सा पूरी तरह दहल उठा। इस बीच कुछ लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकलते दिखाई दिए, लेकिन इस दौरान एक मकान गिरने से उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो अपनी जान बचाने के लिए क्या करें। हालांकि काफी देर तक झटके महसूस होने के बाद वो सड़क की तरफ भागते दिखे। जानकारी के मुताबिक वेनेजुएला में आए भूकंप का केंद्र उसकी राजधानी कैराकस से 600 किलोमीटर दूर मेने ग्रांडे शहर में था। वैज्ञानिकों ने इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे होने का दावा किया। वहां के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक दिल दहला देने वाले इस भूकंप की तीव्रता 6.2 थी। हालांकि भूकंप की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोग तेज झटकों के कारण दहशत में आ गए। इधर वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई। वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। टीम की कप्तानी शुभमन गिल को सौंपी गई और उप कप्तान रविंद्र जडेजा को बनाया गया। इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली में होगा। बीसीसीआई ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई। दोनों पर मैच के दौरान उकसाने वाले इशारे करने के आरोप लगाए गए। दूसरी तरफ पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी मैच के बाद सूर्य कुमार यादव के दिए बयान को पॉलिटिकल बताते हुए उनकी शिकायत की। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने इंडिया ए टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर को सौंप दी। वो टेस्ट मैच सीरीज के लिए भी इंडिया ए टीम के कप्तान बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच से पहले ही टेस्ट मैच से ब्रेक लेने की मांग कर दी थी। लंबे वक्त से टीम से बाहर चल रहे भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन को ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम में शामिल कर लिया गया। इस टीम की कप्तानी रजत पाटीदार करेंगे। ईरानी कप में रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम और रेस्ट ऑफ इंडिया टीम के बीच मुकाबला होता है। इस बार विदर्भ की टीम नागपुर में 1 अक्टूबर से ये मैच खेलेगी। और अब खुशियों के रंग भरने वाली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम की हरी झंडी दिखाते ही केसरिया रंग की वंदे भारत ट्रेन पटरी पर दौड़ पड़ी। प्रधानमंत्री ने जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अलावा बीकानेर से दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन की भी शुरुआत की। यानी 2 वंदे भारत ट्रेनों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजधानी दिल्ली से राजस्थान के 2 बड़े शहरों को जोड़ दिया।
जोधपुर से दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। रेलवे विभाग के मुताबिक जोधपुर से ये ट्रेन सुबह 5:25 पर रवाना होकर दोपहर 1:30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। इसी तरह ये ट्रेन 3:10 पर दिल्ली कैंट से रवाना होकर रात 11:20 पर जोधपुर स्टेशन पहुंचेगी। यानी यात्री इससे एक ही दिन में जोधपुर से दिल्ली और दिल्ली से जोधपुर जाकर लौट सकेंगे। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। जोधपुर से रवाना हुई ट्रेन में सबसे पहले स्कूल के बच्चों ने सफर किया। इसी तरह एक और वंदे भारत ट्रेन बीकानेर से दिल्ली कैंट के लिए शुरू की गई। नई ट्रेनों की शुरुआत होने पर जोधपुर और बीकानेर के लोग बेहद खुश नजर आए। बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहले डीजल में एसी वगैरह नहीं था तो बहुत प्रॉब्लम, अब एसी है, पैसेंजर्स के लिए भी बढ़िया है। रेल मंत्री ने बताया कि नई वंदे भारत ट्रेन में फ्लाइट की तर्ज पर लोको पायलट यानी ट्रेन के ड्राइवर ट्रेन के गार्ड और यात्रियों से बातचीत कर सकेंगे।